सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज आप लोगों का एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है और आज आप लोगों के सामने मैं सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत एक महा मैराथन कक्षा लेकर के आया हूं, जिसमें रैपिडली आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए आपको ये वीडियो मील की पत्थर साबित होगी दोस्तों। इससे पूर्व भी मैं 20 वीडियोज बना चुका हूं दोस्तों सामाजिक विषय के अध्ययन के ऊपर, और लगातार ये वीडियोज आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज की पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए। तो पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावशाली बनाने हेतु इसका निर्माण किस स्तर पर होना चाहिए। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या विद्यालय स्तर पर। तो देखिए दोस्तों, पाठ्यचर्या को प्रभावशाली बनाने के लिए जो इसका जो निर्माण होना चाहिए वो होना चाहिए आपका जिला स्तर पर। और इसलिए जिला स्तर पर इसके लिए एक समिति होती है जिसको कि हम डाइट बोलते हैं, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, तो जिला स्तर पर पाठ्यचर्या को प्रभावी बनाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। टीएलएम का अर्थ निम्न में से क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो टीएलएम का अर्थ क्या है। यहां पर है टीचिंग लाइट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग लर्निंग मूवमेंट। तो याद रखेंगे दोस्तों, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसका अर्थ होता है, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। ठगी हो रही है आपके साथ या अनुचित व्यापारिक व्यवहार हो रहा है तो आप शिकायत कहां पर करेंगे। यहां पर ऑप्शन है उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जिला मुख्यालय को, तहसील को या ग्राम पंचायत को। तो याद रखेंगे दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जब अगर आपके साथ ठगी या अनुचित व्यापारिक व्यवहार होता है तो आप उपभोक्ता संरक्षण मंच में शिकायत कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण मंच में आप शिकायत कर सकते हैं। और ये अधिनियम कब का है, 1986 का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। प्राथमिक सामाजिकरण क्या है। ठीक है, प्राथमिक सामाजिकरण यहां पर ऑप्शन है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या शिक्षकों का अनुसरण करना। तो देखिए दोस्तों, जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है वो अपना परिवार और मित्रों से सीखना होता है, वो भी शुरुआती आयु में। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि द्वितीय सामाजिकरण के अंतर्गत क्या आ जाता है, स्कूल आ जाता है, मीडिया आ जाती है। ठीक है ना, और काफी सारे पत्र पत्रिकाएं और किताबें, ये द्वितीय सामाजिकरण के प्रत्यय हैं दोस्तों। और प्राथमिक सामाजिकरण के जो प्रत्यय हैं वो है आपका शुरुआती आयु में परिवार और आपके मित्रों से सीखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है। तो ये सीडीपी के अंतर्गत भी हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था पियाजे ने, और उन्होंने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में ही ये बात कही थी कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो पियाजे, जीन पियाजे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या इकाई मूल्यांकन। तो याद रखेंगे दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो एक तकनीक है वो है निदानात्मक मूल्यांकन दोस्तों। याद रखेंगे, अगर निदानात्मक मूल्यांकन हो रहा है तभी आप क्या कर सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं दोस्तों। तो निदानात्मक मूल्यांकन एक तकनीक है सतत और व्यापक मूल्यांकन की दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। तो परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है एक अच्छे परीक्षण की। तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उत्तीर्ण करना। तो वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता एक परीक्षण की विशेषता होती है दोस्तों। लेकिन उत्तीर्ण करना, उत्तीर्ण तो किसी परीक्षण का हिस्सा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ये एक परीक्षा का पार्ट होता है। तो उत्तीर्ण करना परीक्षण से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता नहीं होती है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए।
तो रटने की प्रवृत्ति को अगर रोकना है तो उनके साथ किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न दोस्तों। तो रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए दोस्तों सबसे पहली बात है कि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को उनके सामने पूछें, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बच्चों के साथ पूछा जाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? बिल्कुल दोस्तों, लैंगिक पूर्वाग्रह इसे ही कहा जाता है कि जहां पर किसी लिंग को कमजोर आंका जाता है दोस्तों, कि जैसे लड़के किचन का काम नहीं कर सकते हैं या लड़कियां गणित विषय में कमजोर होती हैं, तो ये सब की सब क्या है? ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो यही चीज है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बाकी बातें बिल्कुल गलत हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? ठीक है, तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत क्या होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना। ठीक है, तो अभिप्रेरित शिक्षण तब होगा दोस्तों जब बच्चे के द्वारा कक्षा में क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न वो तभी पूछेगा वो जब अपने अंदर से क्या होगा? प्रेरित होगा दोस्तों। तो बच्चे द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेत होता है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? ठीक है, तो अभिप्रेरणा क्या करती है? सीखने की प्रक्रिया में बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो अभिप्रेरणा क्या होती है दोस्तों? जो अंदर से आती है। ठीक है, और जब अंदर से आएगी तो वो आपके अंदर रुचि का विकास करेगी दोस्तों। क्या करेगी? क्योंकि रुचि भी आपके अंदर से आएगी, अभिप्रेरणा से ही उत्पन्न होती है रुचि। ठीक है, तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, जल मंदिर पावापुरी बिहार में है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जल मंदिर कहां है? पावापुरी बिहार में। ठीक है, तो इसका संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से। तो याद रखेंगे दोस्तों, पावापुरी का जो जल मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और बिहार राज्य में पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? ठीक है, कई बार ये नहीं शब्द के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है दोस्तों। तो बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या नहीं है? यहां पर ऑप्शन है समुदाय केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित या छात्र केंद्रित। तो शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित या छात्र केंद्रित ये एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, लेकिन समुदाय केंद्रित कोई नहीं होता है, तो बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ नहीं है, तो समुदाय केंद्रित नहीं है, आपका ये आंसर बन जाएगा यहां पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है भारत में। ठीक है, भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? यहां पर ऑप्शन है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक या 15 जून से 21 जून तक। तो याद रखेंगे दोस्तों, अक्टूबर महीने का जो फर्स्ट वीक होता है उसे वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है दोस्तों। कई बार ऑप्शन में इस तरीके से आ जाता है कि अक्टूबर माह का पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, तो पहला सप्ताह याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा कराना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना दोस्तों। ठीक है, तो ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि को जानना कि कितनी उपलब्धि आई है, उसने कितना अधिगम किया है और उसमें वो धीरे धीरे कितना सुधार उसके अंतर्गत आ रहा है दोस्तों। ठीक है, और उसमें जो कोई कमियां रह जाती हैं तो उनमें सुधार लाना, इसी के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? आपको पता है दोस्तों कि 10 दिसंबर 1948 को महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? ठीक है, तो ऑप्शन है 10, 15
20 या 30। तो याद रखेंगे दोस्तों, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कुल जो अनुच्छेद हैं वो हैं आपके 30। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब इस मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। चांगपा जनजाति पाई जाती है, ठीक है, तो चांगपा जनजाति कहां पाई जाती है? ऑप्शन है लद्दाख में, मणिपुर में, असम में, सिक्किम में। तो दोस्तों जो चांगपा जो जनजाति है ये तिब्बत मूल के, ये कह सकते हैं कि चरावाहा टाइप की जनजाति है, ठीक है ना, खाना बदोश टाइप की है ये। तो ये चांगपा जनजाति जो पाई जाती है विशेष रूप से ये पाई जाती है आपकी लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है, लद्दाख में पाई जाती है चांगपा जनजाति। तो जनजाति से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है सीटेट की परीक्षाओं में, और काफी सारे वीडियोस में मैं आप लोगों के सामने अलग अलग जनजातियों के बारे में लेकर के आता रहता हूं। तो चांगपा जनजाति अब याद रखेंगे दोस्तों कि लद्दाख में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि? तो सभी मौसमों में ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? यहां पर ऑप्शन है, ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता, ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है, और ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है। नहीं दोस्तों, ध्रुव तारा जो होता है दोस्तों पृथ्वी के उत्तरी अक्ष के ऊपर होता है, याद रखें। उत्तरी ध्रुव के जो अक्ष है, उत्तरी ध्रुव का जो अक्ष है उसके ऊपर होता है ध्रुव तारा, इसलिए हमेशा हर मौसम में एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। यदि दो स्थानों के बीच के समय 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतरों में अंतर होगा। आपको पता है दोस्तों कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में 4 मिनट का टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है, 4 मिनट का अंतर आ जाता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में। अब यहां पर 4 मिनट की बात, अगर इस समय को हम मिनट में चेंज कर दें तो 2 घंटे का मतलब 2 घंटे का मतलब कितना हो गया? 120 मिनट, और 20 मिनट इसमें और ऐड कर दो तो ये टोटल कितना हो गया? 140 मिनट हो गया। अब 140 में दोस्तों अगर आप 4 का भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 4 तियां 12, और कितना बच गया? 2 बच गया, 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी कि कितने देशांतरों को ले लिया इसने? 35 देशांतरों को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर 2 घंटे 20 मिनट का अंतर है दो देशांतरों के, दो स्थानों के बीच में, तो उनके बीच देशांतरों का अंतर कितना हो जाएगा? 35 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों। तो समय को आप मिनट में चेंज कर देंगे और 4 से उसको डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वो देशांतर की संख्या आ जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं दोस्तों वो क्या कहलाती हैं? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, इनको मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। और अगर विषुवत रेखा के जो समस्पष्ट जो रेखाएं जाती हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं आपकी देशांतर रेखा कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि? तो समताप मंडल जो होता है वो जेट विमानों के उड़ने के लिए आदर्श क्यों माना जाता है? यहां पर ऑप्शन है, इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। बिल्कुल गलत बात है। इस परत में तापमान सम रहता है जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। ये भी बिल्कुल गलत है। यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक क्षमता से बाहर है। बिल्कुल गलत। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। ये बिल्कुल सही है। बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए जेट और विमानों के लिए ये उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है दोस्तों, क्योंकि मौसमी घटनाएं और बादल सारे कहाँ होते हैं? आपके क्षोभ मंडल में होते हैं, और समताप मंडल बिल्कुल साफ होता है दोस्तों, इसलिए यहां पर सही माना जाता है जेट विमानों को उड़ने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है वह कौन सी है? तो वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या बाह्य मंडल। तो याद रखेंगे दोस्तों, आयन मंडल में रेडियो तरंगों को परावर्तित किए जाते हैं। जितने भी हमारे जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो लगभग आयन मंडल में ही छोड़े जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, इरेटोस्थनीज या अनेंगजीमेंडर। तो याद रखेंगे दोस्तों, मेट्रोलॉजिया जो पुस्तक है ये लिखी है आपकी अरस्तु ने। मेट्रोलॉजिया पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तु ने लिखी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन है? ठीक है, तो किताबुल हिंद या भारत की एक खोज, इस तरीके से अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो किताबुल हिंद। ठीक है, तो किताबुल हिंद के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है अल बरूनी, अल मसूदी, अल इदसिरी या अल याकूबी। तो याद रखना दोस्तों, अल बरूनी ने लिखी है किताबुल हिंद। ये अल बरूनी और फिरदौसी ये आए थे मोहम्मद गजनवी के टाइम पे भारत आए थे दोस्तों। ठीक है, तो अल बरूनी ने ही किताबुल हिंद, और इसी में हिंदुस्तान शब्द पहली बार भारत के लिए कहा गया है दोस्तों। ठीक है, इसी किताब में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह बना और फिर स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो किसके अनुसार थी ये बात कि प्रारंभ में जो 1857 की क्रांति थी वो पहले सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ये कहा है, किसने कहा है? बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना दोस्तों, ये बात कही है एस.एन. सेन ने कि जो 1857 की क्रांति थी वो आरंभ में सैनिक विद्रोह था। ठीक है, अगर ये आता कि 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह थी, ये तो बी.डी. सावरकर ने कहा, लेकिन ये बात किसने कही कि आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह ऑब्लिक स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हुई? तो ये एस.एस. सेन ने कहा दोस्तों ये कथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध इतिहासकार थे ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था दोस्तों, आपको पता है असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो काफी सारे लोगों ने विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया था। तो इसे एक निष्ठा बर्बादी किसने बताया था? ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर। तो याद रखना दोस्तों, विदेशी कपड़ों को जलाना निष्ठा बर्बादी बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो आपको पता है कि 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था दोस्तों। और कई बार पूछ लिया जाता है कि त्रिपुरी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1939 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ये त्रिपुरी किस जगह पर है? ऑप्शन है कलकत्ता, पुणे, जबलपुर या अहमदाबाद। तो त्रिपुरी याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन है विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या इनमें से कोई नहीं। तो फिनिक्स फार्म की जो स्थापना की थी दोस्तों वो की थी महात्मा गांधी ने। और ये फिनिक्स फार्म कहाँ है? आपका दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। और ये फिनिक्स फार्म कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। और याद रखना दोस्तों, जो ये फिनिक्स फार्म की जो स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, ये की थी आपका 1904 ईस्वी में। कब की थी? 1904 ईस्वी में फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में जब कांग्रेस को छोड़ा उन्होंने, जब दोबारा से वो बन रहे थे, तो काफी सारी कहानियां आपको पता है दोस्तों यहाँ पर। तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन से किस दल की स्थापना की थी? ठीक है, 1939 में। तो इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो याद रखना दोस्तों, जब कांग्रेस को छोड़ा था तो उन्होंने एक नई पार्टी यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और कब की थी? 1939 ईस्वी में की थी, जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद काफी टाइम बाद तब आजाद हिंद फौज का भी गठन हुआ था, लेकिन कांग्रेस को छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? आपको पता है दोस्तों, 1932 में एक पूना पैक्ट हुआ था, यानी कि पूना समझौता हुआ था, जो कि किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और आपका बी आर अम्बेडकर के बीच में, अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट।
ठीक है। तो इसका संबंध किससे था? भारतीय महिलाओं के साथ, भारतीय मजदूर वर्ग के साथ, भारतीय कृषक वर्ग के साथ या भारतीय दलित वर्ग के साथ? तो दलित वर्ग के साथ था दोस्तों पूना पैक्ट का संबंध। और किस किस के बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ। कि निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? ठीक है, स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? आपको पता है भारतीय संविधान में अनुच्छेद आप ये कह सकते हैं कि 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अधिकार है। ठीक है, तो स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? यहाँ पर हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, हथियार के साथ हम सभा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, तो ये भी गलत है। भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, और यहाँ पर है विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार माना जाता है दोस्तों। ठीक है, स्वतंत्रता संबंधी सबसे सही अधिकार माना जाता है भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है अनुच्छेद 19 में है ये। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रख लीजिएगा कि भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता संबंधी सबसे सही अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता आपको पता है दोस्तों 19(1)(a) में है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में निहित है? यहाँ पर ऑप्शन है नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वातंत्र्य, संघ निर्माण की स्वतंत्रता और कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो याद रखेंगे दोस्तों, भाषण स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है आपको बोलने का अधिकार है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाषण उससे जुड़ा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सरकार के विरुद्ध न जा करके आसानी के साथ हम भाषण की और सरकार के लिए कुछ अपने शब्दों को बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, तो विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण कौन प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, विदेश जाने का जो अधिकार होता है व्यक्ति का, वो उसका संरक्षण करता है अनुच्छेद 21 दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों को विदेश जाने का क्या देता है? संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23-24 या अनुच्छेद 25 से 30। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार का वर्णन किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत आपको पता है आयरलैंड के सिद्धांत संविधान से लिया गया है दोस्तों, और पता है हमें अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया भारतीय संविधान में। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य कारण किस कारण से सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, या सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत मुख्य रूप से सम्मिलित किए गए हैं वो किए गए हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दोस्तों। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब ये होता है कि सभी राज्य का दायित्व होगा कि वो सभी नागरिकों को समान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कानून प्रदान करे या न्याय प्रदान करे दोस्तों। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ही नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या किया गया है? समायोजन किया गया है भारतीय संविधान में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से नहीं है? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषाहार के स्तर को उठाने का, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, या कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। तो याद रखेंगे दोस्तों, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व नहीं है वो वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का के लिए नहीं है, बाकी ये तीनों के लिए आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों। तो वैज्ञानिक मनोभाव के विकास के लिए नहीं है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर आंसर बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में
क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो कि मूल अधिकार में नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो यहाँ पर ये तीन जो है दोस्तों, अस्पृश्यता का उन्मूलन या आने जाने की स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता जो है वो आपका मूल अधिकार है दोस्तों। ठीक है, जबकि कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन आपका क्या है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो आपका यही है कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व में है और मूल अधिकार में नहीं है। तो मूल अधिकार में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की बात नहीं कही गई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। तो किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय की असमानता को कम करना। तो समाजवादी माना जाता है दोस्तों ग्राम पंचायतों की स्थापना को। ठीक है, और ये अनुच्छेद 40 है। ठीक है, अनुच्छेद 40 को समाजवादी माना जाता है और इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है कि प्रत्येक राज्य का यह दायित्व होगा कि वो सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम पंचायतों की स्थापना करेंगे। ठीक है, और यह संकल्पना महात्मा गांधी जी की भी रही थी ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए। ठीक है ना, तो ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है वो समाजवादी माना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। यानी कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 70। तो याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 60 यानी कि अनुच्छेद 60 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो शपथ ग्रहण करता है और राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दोस्तों। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है उपस्थित तो राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। तो अगर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके सामने राष्ट्रपति क्या लेंगे, शपथ लेंगे। इस चीज को अपने माइंड में रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा यानी कि जो सबसे वरिष्ठ होंगे उनके सामने क्या लेंगे, यानी कि जिनके पास चार्ज होगा कुल मिलाकर के, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। यानी कि वो राष्ट्रपति कौन थे जो सर्वसम्मति यानी कि निर्विरोध चुने गए थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी थे दोस्तों, याद रखेंगे। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध या सर्वसम्मति से चुने जाने वाले एकमात्र उदाहरण है भारतीय राष्ट्रपति बनने वाले दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन, ठीक है, पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है दोस्तों। ठीक है, तो पुनर्निर्वाचन की योग्यता जो निर्धारित की जाती है यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57। तो याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 57 के तहत भारतीय संविधान राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है, नहीं करता है। उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। और उपयुक्त सभी, तो याद रखेंगे दोस्तों, वो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाता है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति तो नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो भारत में किया जाता है वो
संसद के सदस्यों के द्वारा, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं निर्वाचित और मनोनीत, वो सभी सदस्य क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो यही करते हैं उसका चुनाव, तो राष्ट्रपति नहीं करता बल्कि राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका, तो और आपका यहीं पर आपको आंसर प्राप्त हो गया है। बाकी यहाँ पर है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो ये बिल्कुल बात सही है। और उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपने असत्य कथन चुना था, जो कि यहाँ पर क्या है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत कथन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, यानी कि बिना महाभियोग लगाए भी हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो याद रखेंगे दोस्तों, महाभियोग भारत के राष्ट्रपति भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, मुख्य न्यायाधीश महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन जो राज्य का राज्यपाल होता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति के प्रसादोपर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे वो तब तक राज्यपाल बना रहता है, बेसिकली 5 साल के लिए, और जब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है वो, चाहे वो 2 साल हो 3 साल हो। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया राज्यपाल के ऊपर नहीं चलती है। ठीक है, तो याद रखेंगे किसी महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, तो आप कहेंगे किसी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग के हटाया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। राज्यपाल पद पर बना रहता है, तो राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, राज्यपाल का वैसे तो जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का ही होता है, लेकिन राज्यपाल पद पर बना रह सकता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे दोस्तों। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासक संचालक कौन होता है? तो राष्ट्रपति शासन हमें पता है अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों। यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस कंडीशन में राज्यपाल राष्ट्रपति को लेटर लिखता है और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करता है दोस्तों। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में। तो उस राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन करता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या कार्यवाहक मुख्यमंत्री। तो याद रखिएगा दोस्तों, शासन तो राष्ट्रपति होता है लेकिन संचालन कौन करता है? राज्यपाल करता है, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, राज्यपाल के राज्य का संचालन करता है शासन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहली बात है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। वो 5 वर्ष की तक पद पर बना रहता है, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलती है राज्यपाल के ऊपर, ये चीज हम पहले भी कह चुके हैं। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बनता है दोस्तों। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पर विधानसभा का कोई रोल नहीं होता है राज्यपाल को हटाने या नियुक्त करने का दोस्तों। ठीक है, और लास्ट है वो 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये बात भी सही है, कई बार प्रभार मिल जाते हैं दूसरे राज्यों का। तो यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? आपको पता है दोस्तों कि महमूद गजनवी जो था उसने 1001 से और 1027 तक, ठीक है ना, लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किए। ठीक है, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत में आक्रमण करने का वो क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन है इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो याद रखेंगे दोस्तों, वो मध्य एशिया में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, इसीलिए उसने भारत में आक्रमण किए, जिससे उसने यहाँ पर मूर्तियों को भी तोड़ा, मंदिरों को लूटा उसने। ठीक है,
तो यही इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया था 1001 से 1027 के बीच में, और 17 बार किया था दोस्तों उसने भारत पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? यहाँ पर ऑप्शन है महमूद गजनवी, बलबन, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखेंगे दोस्तों, अल बरूनी जो था वो महमूद गजनवी के टाइम पे, महमूद गजनवी के टाइम पर इतिहासकार रहा, और इसने तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखी है दोस्तों। तहकीक ए हिंद दोस्तों याद रखेंगे, तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल बरूनी है, और ये महमूद गजनवी के साथ भारत भी आया था, इसीलिए इसने तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखी थी। साथ ही साथ आपको याद रखना होगा दोस्तों, अल बरूनी और फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी ने शाहनामा लिखी है, ठीक है, ये अल बरूनी के शासनकाल में ही भारत आए थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका से ये कह सकते हैं हम कि मोरक्को एक देश है, ठीक है, मोरक्को का इब्न बतूता भारत आया था, तो किसके शासनकाल में आया था? 1333 ईस्वी में आया था दोस्तों ये भारत, ठीक है। इब्न बतूता कब आया भारत? तो 1333। अब माइंड करिएगा कि 1333 में किसका शासन रहा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखेंगे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, के टाइम पे 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था, और इसने एक पुस्तक लिखी थी रेहला पुस्तक लिखी थी दोस्तों इसने, ठीक है, इब्न बतूता ने, जिसमें इसने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की डाक व्यवस्था का वर्णन किया था। क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि किस चीज का वर्णन किया गया है, तो डाक व्यवस्था, ठीक है, का वर्णन किया था उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो इब्न बतूता आपका मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था 1333 ईस्वी में, और रेहला पुस्तक लिखी है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, यानी कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसकी देन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखेंगे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी, ठीक है, और इसने मूल्य फिक्स कर दिए थे ताकि जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो सके दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलाए। तो याद रखेंगे, असरफी, रुपया और दाम किसने चलाए थे? तो वो चलाए थे आपके शेरशाह सूरी ने दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है, चलाए थे। ये किन धातुओं से बने हुए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए दोस्तों, असरफी जो थी वो सोने की थी, ठीक है, और रुपया जो था उस समय चांदी का था, और दाम जो सिक्का था वो तांबे का था। तो असरफी सोना, रुपया चांदी और दाम तांबा, ये इन्हीं धातुओं से बनी हुई थी, ये 3 धातुओं से बनी हुई थी, 3 प्रकार की मुद्राएं थी, असरफी, रुपया और दाम दोस्तों। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया था वो किस धातु का था, तो आप याद रखेंगे चांदी का था वो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने बीरसाल के महल में जन्म दिया था? यहाँ पर ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो याद रखेंगे दोस्तों, आपको पता है कि 1539 ईस्वी में हुमायूं को भगा दिया था देश से बाहर, तो हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर। अकबर ने जो जन्म लिया था वो बीरसाल के महल में ही लिया था दोस्तों, 1542 ईस्वी में। याद रखेंगे 1542 ईस्वी में अकबर ने बीरसाल के महल में जन्म लिया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो इस्लाम का शत्रु अकबर को किसने कहा था? यहाँ पर है अब्बास खां सरवानी, बदायूनी, अहमद यादगार या मीर अलाउद्दौला कज़विनी। तो याद रखेंगे दोस्तों, इस्लाम का जो शत्रु कहा गया था वो कहा गया था अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी कि बदायूनी ने अकबर को क्या कहा था? इस्लाम का शत्रु, ठीक है, क्योंकि जो अकबर था उसने भारतीय परंपराओं को मानते हुए काफी सारे धर्मों को एक साथ लिया था, और उन धर्मों में जो विशेष चीजें होती थी उनसे उनने एक नए धर्म की स्थापना भी की थी दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए उसको इस्लाम का शत्रु भी कहा जाता था, क्योंकि जो चीजें इस्लाम में गलत थी उन चीजों का उसने तिरस्कार किया था दोस्तों, इसलिए इस्लाम का शत्रु कहा है बदायूनी ने अकबर को दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी?
तो कविराज की उपाधि किसको दी थी अकबर ने? यहाँ पर ऑप्शन है बीरबल, अबुल फजल, फैजी या अब्दुल रहीम खाने खाना। तो याद रखेंगे कविराज या कविराय की उपाधि दी गई थी बीरबल को। ये आप लोगों को सबको पता है, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी दोस्तों? तो अंग्रेजों ने डचों को भी भारत से खदेड़ा था बाहर, ठीक है। तो कौन सा युद्ध था? यहाँ पर है बेदरा का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको वांडीवास का युद्ध के बारे में बताया था। वांडीवास में फ्रांस को अंग्रेजों ने यहां से भगाया था दोस्तों। वांडीवास के युद्ध किसके बीच में हुआ था? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। बाकी प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में आप जानते हैं। तो बेदरा का युद्ध याद रखेंगे, जो बेदरा का युद्ध है इसी युद्ध में, ठीक है, 1759 में हुआ था ये, ठीक है। इस युद्ध से अंग्रेजों ने डचों को भी भारत से खदेड़ दिया था, ठीक है। तो बेदरा का युद्ध याद रखेंगे 1759 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराया और भारत से उनकी चुनौती खत्म कर दी दोस्तों, ठीक है। और बांडीवास का युद्ध उसके बाद 1 साल बाद हुआ 1760 में, और इसमें इन्होंने फ्रांसीसियों को यहां से खदेड़ निकाला था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। ब्लू मून परिघटना होती है, तो ब्लू मून की घटना कब होती है? ठीक है, तो याद रखिएगा जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा आ जाती हैं दोस्तों। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा आ जाती हैं तो क्या हो जाती है? उसी घटना को ब्लू मून की घटना कहते हैं दोस्तों। पहला ही आपका क्या है यहाँ पर आंसर मिल गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? ठीक है, तो बेरिस्फीयर किसे कहा जाता है? ये पृथ्वी के आंतरिक भागों की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, तो सबसे ऊपरी परत तो वायुमंडल की बरहीमंडल या फिर एक्सोस्फीयर होती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ठीक है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत या पृथ्वी की मध्यवर्ती। तो जो पृथ्वी की आंतरिक परत होती है जिसे हम कोर भी कहते हैं दोस्तों, वही आपका बेरिस्फीयर कहलाता है, याद रखेंगे, ठीक है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को ही बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है, ठीक है। ये विभाजन किसने किया था? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों भूपटल, मेंटल और कोर में किया है। ये विभाजन किसने किया है? होम्स, जेफरीज, डेली या ग्रांट। तो याद रखिएगा दोस्तों, भूपटल, मेंटल और कोर में जो विभाजन किया पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, वो क्या था? ग्रांट। सभी दोस्तों को नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज आप लोगों का एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है और आज आप लोगों के सामने मैं सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत एक महा मैराथन कक्षा लेकर के आया हूं, जिसमें रैपिडली आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए आपको ये वीडियो मील की पत्थर साबित होगी दोस्तों। इससे पूर्व भी मैं 20 वीडियोस बना चुका हूं दोस्तों सामाजिक विषय के अध्ययन के ऊपर, और लगातार ये वीडियोज आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज की पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों।